हेलो क्लास। आज हम अपना आगे का चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रह गए थे उनको कंटिन्यू करेंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। यस, जैसा कि अब आप लोग मेरा स्क्रीन देख सकते हैं, एक्सट्रैक्ट मल्टीपल क्वेश्चंस को हम लोग स्टडी कर रहे थे पिछली क्लास में। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फिफ्थ है आपका पैराग्राफ का। I heard Monsieur Hamel, I say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we come out. Ah, that's the great trouble with Alsec. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little Franz. We've all a great deal to reproach ourselves with. तो चलिए समझते हैं पैराग्राफ को। आई हर्ड मिस्यो हैमल आई से टू मी। मैंने सुना मिस्यो हैमल मुझसे कहते हैं आई वोंट स्कोल्ड यू। यहाँ पे मिस्यो हैमल हैमल कह रहे हैं मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। स्कोल्ड माने क्या होता है? डांटना। छोटे फ्रांस, लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। वैसे ही तुम्हें पर्याप्त बुरा लग रहा होगा। इनफ मतलब होता है पर्याप्त या काफी, है ना। फील बैड मतलब बुरा लगना। सी हाउ इट इज। देखो कैसा है, ऐसा है कि एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ मतलब खुद से हम क्या कहते हैं? एवरी डे, हर दिन क्या कहते हैं? वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। मेरे पास तो पर्याप्त समय है ना। आई लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूंगा। टुमारो माने कल, आने वाला कल। एंड नाउ यू सी वेयर वी कम आउट। अब जैसा कि तुम देख सकते हो हम कहां पे आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेक। यही सबसे बड़ी ट्रबल है। ट्रबल माने समस्या है, परेशानी है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। ये कल के लिए सीखने पर छोड़ देती, यानी उसका ये कहना जो एल्सेक के पीपल हैं, ठीक है ना, जो एल्सेक के निवासी हैं, वो क्या करते हैं? कल के लिए हर चीज छोड़ देते हैं सीखने के लिए। Now those fellow out there will have the right to say to you. अब वो जो जर्मन लोग हैं, those fellow से मतलब यहाँ पे कौन से फेलो से, कौन से वासी हैं? जर्मन। वो जर्मन के पास अब हक होगा ये कहने का। राइट टू से मतलब पूरा सही हक होगा कहने का। क्या? हाउ इज इट, ये कैसा है? यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। तुम प्रिटेंड करते हो, नाटक करते हो, है ना, दिखावा करते हो। प्रिटेंड माने क्या होता है? दिखावा करना, नाटक करना। PRETEND, प्रिटेंड माने नाटक करना या दिखावा करना। किस चीज का? फ्रेंचमैन होने का। लेकिन ना तो तुम अपनी भाषा स्पीक कर सकते हो, बोल सकते हो, और ना ही खुद लिख सकते हो, है ना। नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। तुम अपनी खुद की भाषा ना लिख सकते हो ना बोल सकते हो। वो ये चीज कहता है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रांस। लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। वर्स्ट माने सबसे बुरा। तुम सबसे बुरे नहीं हो। विल ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्व्स विथ। हम सब लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। हम सब में कि को वो ये कहना चाह रहा है कि सबकी गलती है इसमें, तुम अकेले दोषी नहीं हो। वो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या जनरेट हुए। व्हाट डज द फ्रेज वेयर वी कम आउट इम्प्लाई। जो ये फ्रेज है वेयर वी कम आउट, ये क्या दर्शाने की, क्या इंप्लाई करने की, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? इंप्लाई मतलब दिखाना, दर्शाना, बताना। रिजल्ट, सेकेंड ऑप्शन इज अचीव्ड, थर्ड ऑप्शन है क्रॉस रोड्स, और चौथा है आउटकम। रिजल्ट माने क्या हो आप लोगों को है, पहले से ही है, ये डिस्कस कर चुके हैं हम। देखिएगा इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन सही बैठता है इसके लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट वाज द ट्रबल विथ एल्सेक।
क्या परेशानी थी, क्या समस्या थी एल्सेक के साथ? इट वॉज टेकन ओवर बाय जर्मन्स, जर्मन ने उसको टेक ओवर कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। टेक ओवर माने क्या, टेकन ओवर माने क्या होता है? कब्जा करना, किसी चीज पर हक जता लेना। इट पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ये ज्यादातर कल के लिए छोड़ देता है किसी भी चीज को सीखने के लिए। इट कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच नहीं बोली जा सकती। इट हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, इसके पास हमेशा पर्याप्त समय रहता है। तो एल्सेक के साथ क्या सबसे बड़ी समस्या थी? इन चारों में से करेक्ट, ये चारों हैं लेकिन इनमें से कोई एक है जो करेक्ट है, ठीक है ना? ये चारों प्रॉब्लम्स होती हैं उसके साथ, एल्सेक के लोगों के साथ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम कौन सी है वो आपको बता दें, ठीक? अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट रीजंस डिड मिस्योर हैमल गिव फॉर देयर लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग फ्रेंच? क्या रीजन बताते हैं कि ये जो फ्रेंच लर्निंग है, फ्रेंच सीखने की है, उसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट है? लैक ऑफ इंटरेस्ट माने क्या होता है? इंटरेस्ट माने क्या होता है? रुचि। LAC, लैक माने क्या होता है? कमी। जो रुचि है, जो कमी है रुचि फ्रेंच सीखने में, उसकी वजह क्या, उसके रीजंस क्या, उसके कारण क्या है? रीजंस माने कारण। तो चलिए पहला देख लेते हैं। ड्यू टू देयर पेरेंट्स वांटिंग देम टू वर्क एट द मिल्स, क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो मिल में जाके काम करें। सेकेंड ऑप्शन इज ड्यू टू स्टूडेंट्स रेलुक्टेंस टू लर्न, क्योंकि स्टूडेंट्स में रुचि नहीं थी। ड्यू टू हिमसेल्फ, उसके खुद के कारण, या ऑल ऑफ द अबव। पेरेंट्स, ये पहला ऑप्शन क्या बता रहा है कि पेरेंट्स चाहते थे कि मिल पे जाके काम करें उनके बच्चे। स्टूडेंट्स में रेल्यूटेंस, सॉरी रिलक्टेंस, सॉरी थोड़ा गलत हो गया प्रोनाउंसिएशन, रिलक्टेंस है। रिलक्टेंस माने क्या होता है? कमी, ठीक है ना? या फिर ड्यू टू हिमसेल्फ, या फिर उसके खुद के कारण। स्टूडेंट्स में रिलक्टेंस की थी सीखने की, रिलक्टेंस माने क्या होता है? कमी, ठीक है ना? या फिर ये तीनों ऑप्शंस। What is the same meaning of the word reproach? सेम मीनिंग हमें बताना है, यानी सिनोनिम बताना है, ठीक है ना? रिप्रोच का सेम मीनिंग, कैनन, ब्लेम, रिनिच, प्रोगोनेसिस। इन चारों में से करेक्ट वर्ड कौन सा है रिप्रोच का? ठीक है ना? ये आपको बताना है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगले उसमें आते हैं। Then from one thing to another, Monsieur Hammer went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. तो चलिए, then from one thing to another, यानी एक चीज से लेकर दूसरे में मिस्टर हैमिल क्या करते हैं? went on to talk about the French language. अब मिस्टर हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि ये सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और सबसे क्लियरेस्ट, सबसे साफ सुथरी लैंग्वेज है। प्रोनाउंसिएशन इसका बहुत ही अच्छा है और बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है, और हमें इसे गार्ड करना चाहिए, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। अमंग अस, हम सबको मिलकर इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज वेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को इंस्लेव्ड कर लिया जाता है, ठीक है ना, लोगों को इंस्लेव्ड माने गुलाम कर लिया जाता है, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. तो जब तक उनकी लैंग्वेज, जब तक उनकी भाषा उनके साथ रहती है, उनके पास एक चाबी रहती है प्रिजन की, यानी इस कैद की एक चाबी उनके पास रहती है जब तक उनके पास उनकी खुद की भाषा रहती है। इसीलिए वो कह रहे होते हैं कि हमें अपनी लैंग्वेज को वी मस्ट गार्ड इट एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट इट, हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए और उसे
नहीं भूलना चाहिए। देन ही ओपनड अ ग्रामर, फिर उसके बाद वो ग्रामर ओपन करते हैं एंड रेड अस अवर लेसन, और फिर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं हमारे लेसन्स को। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं काफी अमेज्ड हुआ, सरप्राइज्ड हुआ। किस चीज को लेकर वो अमेज्ड हुआ, सरप्राइज्ड हुआ? कि वो अब वो चीजों को सीख पा रहा है, समझ पा रहा है। जो चीजों से पहले डिफिकल्ट लगती थी क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं था, अब वो इंटरेस्ट लेकर समझ रहा है तो उसे समझ में आ रहा है। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पैराग्राफ से। व्हाट डिड मिस्यो हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? मिस्यो हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है आपका, इट वॉज मोस्ट ब्यूटिफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज। ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्लियरेस्ट है और लॉजिकल लैंग्वेज है। फिर दूसरा ऑप्शन है, इट शुड नेवर बी फॉरगॉटन, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, जर्मन लैंग्वेज इज बेटर देन फ्रेंच, जो जर्मन लैंग्वेज है वो बेहतर है फ्रेंच से। और अगला है बोथ ए और सी, यानी ए ऑप्शन या फिर सी ऑप्शन, इन दोनों में से कौन सा? ठीक है ना, कोई एक होगा, आपको पहचानना है और देखना है। सेकेंड ऑप्शन है आपका, इन द एक्सट्रैक्ट व्हेन द पीपल आर इंस्लेव्ड, एक्सट्रैक्ट में ये जो बताया गया जब पीपल को गुलाम बना लिया जाता है, की टू देयर प्रिजन इज, जो चाबी है उनकी इस प्रिजन की, इस कैदी की, वो क्या है? नेटिव लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। नेटिव माने क्या होता है? लोकल, लोकल भाषा। द की टू ओपन अ लॉक, चाबी से ताला खोलना चाहिए। ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस माने क्या होता है? परंपराएं। कस्टम्स एंड ड्यूटीज, है ना, रीति रिवाज और हमारी खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, जिम्मेदारी, है ना, वो। तो इन चारों में से कौन सी वो चाबी की बात कर रहे हैं? योर थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड फ्रांस फाइंड टीचिंग एंड लर्निंग दैट डे? उस दिन फ्रांस ने टीचिंग और लर्निंग कैसी लग रही थी उसे उस दिन, जो लास्ट डे था स्कूल का? बोरिंग एंड मोनोटोनस, बोरिंग मतलब आपको पता ही है, मोनोटोनस माने एक जैसा, ठीक है ना, मोनोटोनस माने एक जैसा, जैसे कोई सी किसी डिफरेंस ना होना। इंटरेस्टिंग, उसे रुचि लग रही थी। वेरी इजी, बहुत ही आसान, बोथ बी और सी या फिर बी और सी दोनों। योर नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, इन द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट में पैराग्राफ में मीन्स अपोजिट इम्पैसिव, इम्पैसिव का अपोजिट क्या है? अपोजिट माने विलोम। अमेज्ड, गार्ड, इंस्लेव्ड या फिर लॉजिकल, इन चारों में से, ये चारों में से कौन सा करेक्ट वर्ड होगा जो इम्पैसिव का अपोजिट होगा? विलोम होगा। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले पैराग्राफ पर। माय फ्रेंड्स, said he, but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. चलिए, ये है माय फ्रेंड्स। अब वो कहते हैं आई, वो रुक रुक के, क्योंकि उनका इमोशनल हो जाता है। बट समथिंग चोक्ड हिम, कुछ उन्हें रोक देता है, उनका गला जाम हो जाता है, यानी बोलना चाह रहे होते, चोक्ड माने होता है जाम हो जाना, वो कुछ जब बोलना जा रहे होते तो उनका गला जाम हो जाता है, वो बोल नहीं पा रहे होते। ही कुड नॉट गो ऑन, अब वो आगे नहीं बोल पा रहे होते हैं। देन ही टर्न टू द ब्लैकबोर्ड, वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, चौक का एक पीस टुकड़ा लेते हैं, एंड बेयरिंग ऑन वॉट विथ ऑल हिज माइट, और इकट्ठा करते हैं। बेयरिंग माने अंदर होना, इकट्ठा करना, जितनी भी माइट माने यहाँ पे ताकत, जितनी भी ताकत होती है उनके अंदर, वो उसे इकट्ठा करते हैं और रोट करते हैं एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं वो लिखने की कोशिश करते हैं। और क्या लिखते हैं? विवे ले फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस। उसके बाद क्या कहते हैं वो? देन ही स्टॉप एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं और अपना सर दीवार की तरफ टेक देते हैं। विदाउट अ वर्ड,
बिना कुछ कहे वो एक जेस्चर, एक संकेत देते हैं टू अस, हम सभी को, विथ हिज हैंड, अपने हाथों के द्वारा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पैराग्राफ। बेसिकली क्या वो लास्ट में क्या होता है, वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे होते हैं और लेकिन वो बोल नहीं पा रहे होते क्योंकि वो इमोशनली काफी डाउन होते हैं, ठीक है ना। ही इज इमोशनली, वो क्या कहना चाहिए, सैड होते हैं, मौन कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कंट्री, अपनी जॉब, अपना पूरा का जो 40 इयर्स का जो लाइफ होता है उसको छोड़ के उन्हें अगले दिन देश छोड़ के जाना होता है। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, बिना कुछ कहे ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और बड़े अक्षरों में जितना वो हो सकता है वो लिखते हैं विवे ले फ्रांस, और फिर अपना सर दीवार पर रख देते हैं। ये इनका एक इमोशनल एक्ट होता है जिससे वो ये बताना चाहते हैं कि वो कितना दुखी हैं, लेकिन साथ ही साथ इससे ये भी पता चलता है वो कि अपनी लैंग्वेज को लेकर कितने पेट्रियोटिक हैं, कितने देशभक्त हैं, ठीक। फिर उसके बाद बिना कुछ कहे वो सभी को संकेत दे देते हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, विवे ले फ्रांस became an emotional evidence of M. Monsieur Hamels। जो विवे ले फ्रांस है वो एक इमोशनल एविडेंस, एविडेंस माने सबूत बन जाता है, क्या इमोशनल, भावनात्मक सबूत बन जाता है, क्या बन जाता है, सैडनेस एंड पेट्रियोटिज्म, उदासी और देशभक्ति, नॉस्टैल्जिया एंड इमोशनल आउटबर्स्ट, एकदम से विचलित होकर उनका पूरा का पूरा इमोशनल बाहर आ जाना बिना कुछ सोचे समझे, एंड रिजल्ट एंड डिप्रेशन, आखिरी अंत और डिप्रेशन माने दुखी, लव फॉर टीचिंग एंड स्कूल, यानी प्रेम किसके प्रति, पढ़ाने के प्रति और स्कूल के प्रति। तो इनमें से विवे ले फ्रांस किस चीज की ओर संकेत कर रहा है आपको बताना है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What happened when they heard the trumpets of the Persian? क्या होता है जब वो ट्रम्पेट सुनाई देते हैं पर्शियंस के। पहला ऑप्शन है, मिस्टर हैमल स्टूड अप फ्रॉम हिज चेयर, मिस्टर हैमल खड़े हो जाते अपनी चेयर से, he continued with his he continued with lessons, वो पढ़ाना चालू रखते हैं, he dismissed the school, वो स्कूल को डिसमिस कर देते हैं, या फिर बोथ ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, ए ऑप्शन या फिर और सी ऑप्शन दोनों, तो इनमें से क्या है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वाई मिस्टर हैमल्स फेस टर्न्ड पेल, मिस्टर हैमल का जो फेस है वो पेल, फीका है ना, बेरंग क्यों हो जाता है, पेल माने एक तरह से होता है बेरंग, फीका, या फिर हम ये कह सकते हैं जब हम उदास हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखते हैं, ही वॉज फीलिंग वीक एंड फ्रेजाइल, वो काफी कमजोर महसूस कर रहे थे, फ्रेजाइल महसूस कर रहे थे इस कारण। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इमोशनल ब्रेकडाउन, इमोशनल ब्रेकडाउन के कारण वो कर रहे थे, इमोशनल मतलब भावनात्मक रूप से वो काफी टूट चुके थे, उनके जो इतने भी अंदर थे दुखी हो चुके थे। ही didn't want to end the class, वो क्लास को खत्म नहीं करना चाहते थे। he was ill, वो बीमार थे। तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन होगा। फिर अगला है, डैश इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स अनेबल टू स्पीक, इन चारों में से वो कौन सा शब्द है जिसका मतलब ये होता है बोल ना पाना। पहला है स्ट्रक, दूसरा है चोक्ड, तीसरा है विवेले फ्रांस और चौथा है पेल। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है अनेबल टू स्पीक। चलिए, ये आपके टोटल 7 पैराग्राफ के एक्सट्रैक्ट्स बनाए थे हमने और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रीवियस क्लास में आपको पहले ही समझा दिया गया था 4 और इस बार 3। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको वेडनेसडे सॉरी थर्सडे तक कंप्लीट करना है खुद से, ठीक है ना। और फिर मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप करेंगे और बाकी की डिटेल्स मैं बता दूं कैसे क्या करना है, किस तरीके से करना है। तब तक आप इसे पढ़िए, समझिए और सॉल्व करने की खुद से कोशिश करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।